हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज फाइन। सो आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, फ्रॉम hunting gathering to growing food। अच्छा, हमें इस टॉपिक का जो नाम है उससे ही पता चल रहा है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो हंटर्स एंड गैदरर्स रहते थे वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ग्रोइंग फूड का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है कि वो एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे थे। ओके, सो चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि कहानी आपके बुक में दी हुई है। ये कहानी किसकी है? ये कहानी तुषार नाम के एक बच्चे की है। ओके, तुषार आप लोगों जैसा ही एक बच्चा है जो अपने अंकल के साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है। ओके, कहां ट्रेवल कर रहा है? वो कहां ट्रेवल कर रहा है? वो ट्रेवल कर रहा है दिल्ली से चेन्नई। ओके, किसके साथ? अपने अंकल के साथ। ओके, सो चेन्नई किस स्टेट की कैपिटल है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो लेट अस बैक टू द स्टोरी। तुषार जो है वो विंडो सीट पर बैठा हुआ है। ओके, एंड ही इज वेरी सरप्राइज टू सी कि जैसे जैसे उसकी ट्रेन ट्रैक पर आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे उसके आसपास एनवायरनमेंट में जो पेड़ है या जो घर है, ठीक है, वो पीछे छूट रहे हैं। एंड ही इज वेरी सरप्राइज टू सी दैट। तो उसके जो अंकल है, उसके अंकल ने तुषार को एक सवाल पूछा कि तुषार, डू यू नो कि ट्रेन पहली बार कब चली थी? आज से लगभग 150 इयर्स पहले फर्स्ट टाइम ट्रेन चली थी। और उसके कुछ डिकेड्स बाद डिकेड्स का मतलब क्या होता है? देखो, डिकेड्स जो है ना वो प्लूरल फॉर्म है किसका? डिकेड का। और डिकेड का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। ओके, सो डिकेड्स का मतलब क्या होगा? इधर 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 50 से लेके 90 ईयर्स। याद रखना 100 ईयर्स नहीं होगा, बिकॉज 100 ईयर का मतलब होता है सेंचुरी। ओके, सो तुषार के अंकल ने तुषार से क्या कहा कि डू यू नो, आज से फर्स्ट टाइम जो ट्रेन है ना वो आज से लगभग 150 ईयर्स एगो पहली बार चली थी। और उसके कुछ डिकेड्स बाद लोगों ने बसेस को यूज करना शुरू किया था। अब तुषार तो आप लोगों जैसा ही बच्चा है। ओके, सो उसके भी दिमाग में एक सवाल आया कि जब इतने पुराने टाइम में भी समझो अगर लोगों के पास ट्रैवल करने का कोई सोर्स ही नहीं था, मतलब लोगों के पास अगर ऐसा कोई ट्रेन नहीं थी या बस नहीं थी, ऐसा कोई सोर्स ही नहीं था जिससे वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सके। ओके, वो एक जगह से दूसरे जगह पर, इसे हम नाम देते हैं P1 और P2, यानी कि प्लेस 1 एंड प्लेस 2। ओके, कि वो प्लेस 1 से प्लेस 2 की ओर जा सके। तो क्या लोग अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर बिताते थे जहां पर उनका जन्म हुआ है? वो वहीं पर बिताते होंगे जहां पर वो रहते थे? तो ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो देखा है ना भाई पिछले चैप्टर में कि लोग ट्रैवल कर रहे थे। ओके, मेंस एंड वुमेन्स किस लिए ट्रैवल करती थी? अपनी लाइवलीहुड के लिए,
मर्चेंट्स ट्रैवल कर रहे थे, किस लिए? अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ओके। उसके बाद जो गुरुज थे या फिर टीचर्स थे, वो क्यों ट्रैवल कर रहे थे? टू स्प्रेड नॉलेज, जो उन्होंने एक्वायर किया हुआ था। ओके। उसके बाद आर्मीज में मेंस ट्रैवल कर रहे थे, क्यों? टू एक्वायर सम लैंड, जो किसी और का लैंड होगा उसे एक्वायर करने के लिए। लेकिन ये कौन से लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे? याद रखना, ये जिनकी हमने पिछले चैप्टर में बात की थी ना, ये सब लोग किस सिविलाइजेशन से या किस सिटीज से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे इधर, ये जो इंडस नदी है ना, या तो यहां से, या तो फिर ये जो गंगा रिवर के आसपास जो सिटीज बनाई गई थी जैसे कि मगध वगैरह, या फिर यूं समझ लो कि उस टाइम का जो उस टाइम के जो लोग थे वो इन सब रीजन से ट्रैवल करते थे। ओके। और हमें तो पता है ना कि गंगा रिवर या फिर गंगा रिवर के आसपास जो सिटीज फॉर्म हुई थी, ये सिटीज जो फॉर्म हुई थी, या तो फिर मगध राज्य जो था वो तो आज से 2500 साल पहले था, है ना। लेकिन हम बात किनकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हंटर्स एंड गैदरर्स की। क्या हंटर्स एंड गैदरर्स ट्रैवल करते थे? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसमें यह नहीं पूछा है कि लोग ट्रैवल करते थे या नहीं, सिर्फ इसमें आपके चैप्टर में आपको एक सवाल पूछा गया है कि ये स्पेसिफिक लोग, क्या ये लोग ट्रैवल करते थे या नहीं? तो आप पूछोगे कि करते ही होंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि लोग करते होंगे ट्रैवल। लेकिन आप ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे ना, वो हमारे सबकॉन्टिनेंट में आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो रहते थे, मतलब 20 लाख साल पहले। ओके। ये इतना पुराना टाइम है। जबकि गंगा नदी के आसपास जो सिविलाइजेशन थी वो 2500 ईयर्स एगो की है। भाई ये 20 लाख साल पहले का टाइम है। तो इसीलिए क्वेश्चन है ना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट अस बैक टू क्वेश्चन। क्या ये हंटर्स एंड गैदरर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते थे? तो जवाब है हां, करते थे। ओके। हंटर्स एंड गैदरर्स ट्रैवल तो करते थे, यस, दे ट्रैवल्ड। क्यों करते होंगे ट्रैवल? ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में क्या पता है। What do we know about them? The very first thing what we know about them is कि हंटर एंड गैदरर्स आज से 20 लाख साल यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो हमारे सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। दूसरा, ये हंटर्स एंड गैदरर्स थे, इसका मतलब क्या है कि अपना जो फूड है वो हंटिंग और गैदरिंग से जमा करते थे। तीसरी चीज जो हमें इनके बारे में पता चलती है वो ये है कि ये स्टोन से बने हुए टूल्स को यूज करते थे। और फोर्थ वन ये है कि ये जो हंटर गैदरर्स थे ना, ये ऐसी जगहों पर रहते थे जहां पर वाटर रिसोर्स इजीली अवेलेबल था। ओके। सो फिर ये ट्रेवल क्यों करते होंगे? यही आपका क्वेश्चन था और इसका जवाब है कि हां, ये ट्रेवल करते थे। तो इनके ना 4 रीजंस आपके बुक में दिए हुए हैं। ओके। पहला रीजन क्या है, ये ट्रैवल क्यों करते होंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हंटर गैदरर्स थे, ये अपना सारा फूड अपने एनवायरमेंट से जमा करते थे। इट मे बी पॉसिबल कि उनके एनवायरमेंट में जितनी भी सारी चीजें थी उन्होंने वो खाकर खत्म कर दी होंगी, है ना। इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता था। ओके, कुछ रिसोर्सेस के लिए। दूसरा, ये हंटिंग भी करते थे, मतलब अगर एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो उसका पीछा करने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता होगा। ओके।
तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि कुछ सीजनल फ्रूट्स या कुछ सीजनल वेजिटेबल्स सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, जैसे कि मैंगो सिर्फ और सिर्फ समर सीजन में ही आता है। तो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ सीजनल फ्रूट्स के लिए भी इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा। ओके, ये तो थर्ड रीजन हो गया। और फोर्थ रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? हम सभी जानते हैं कि वाटर रिसोर्सेस के पास रहते थे, है ना? वाटर रिसोर्सेस के पास रहते थे, जहां पर पानी को इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि भाई पानी तो सबकी नीड है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड क्या है? पानी है, बेसिक नीड है। सो रिवर्स के बारे में आपको एक बात बता देता हूं। रिवर्स ना दो तरह की होती है, एक पेरेनियल और एक सीजनल। पेरेनियल रिवर वो रिवर्स होती है जो पूरी साल भर बहती है, मतलब उनमें पानी की कभी कमी नहीं होती है, साल भर उनमें पानी अवेलेबल होता है। लेकिन सीजनल रिवर वो होती है जो सिर्फ बारिश के महीनों में ही उन नदियों में पानी होता है। ज्यादा से ज्यादा बारिश चली गई तो 1 या 1.5 महीना पानी रहेगा, फिर चला जाए। सो वाटर स्कैर्सिटी के कारण भी इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता होगा। सो ये तो वो 4 रीजंस है कि ये सब लोग क्यों ट्रैवल करते होंगे। ओके, बट जब हम हिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं, आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं चलती, हिस्ट्री चलती है प्रूफ्स पे। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो लोग मानेंगे कि हाँ भाई हिस्ट्री में ये हरकत हुई भी थी। अगर प्रूफ ही नहीं है तो कोई क्यों मानेगा ना उस चीज को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी नो अबाउट दीज? इसका मतलब क्या कि हमें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? आपको ये सारी चीजें इसलिए पता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे ये सारी चीजें इसलिए पता है क्योंकि मैंने बुक से पढ़ी है। लेकिन बुक वालों को ये चीज कहां से पता चली होगी? पास्ट को स्टडी कौन करता है? हिस्टोरियंस। ओके, हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं पास्ट को। हिस्टोरियंस कुछ चीजों को अपना सोर्स बनाकर पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। उन सोर्सेस को कौन एक्सकवेट करता है, कौन ढूंढ के निकालता है? आर्कियोलॉजिस्ट। सो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन्हें इन हंटर और गैदरर्स की कुछ चीजें मिली। एंड यू वुड सरप्राइज टू नो कि जो चीजें उन्हें मिली थी, दे वेर एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। द फर्स्ट वन is stone, second one is wood, and third one is bones. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले? टूल्स मिले। टूल्स किससे बने हुए हैं? तो वो इन तीनों चीजों से बने हुए हैं। रिमेंबर दीज थिंग, स्टोन, वुड एंड बोन्स। ओके, सो जाहिर सा सवाल यह है कि वो इन टूल्स से करते क्या होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कि वो स्टोन के टूल्स से क्या करते होंगे, या फिर वो वुड के स्टोन से क्या करते होंगे, या फिर वो बोन्स से क्या करते होंगे। अब देखो, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इन हंटर गैदरर्स की जो चीजें मिली है, जो टूल्स मिले हैं इन लोगों के, ओके, इन हंटर गैदरर्स की जो टूल्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, उनमें ये जो स्टोन के जो टूल्स है ना, वही सबसे अच्छे, मतलब ये कह सकते वो लॉन्ग लास्टिंग थे। ठीक है, बाकी के जो ये दो थे ना, ये इन्हें ज्यादा आसानी से नहीं मिल पाया, फिर ये समझो जो मिले वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे, यही बहुत अच्छी कंडीशन में थे, स्टोन से बने हुए टूल्स। ओके, सो स्टोन से वो क्या करते होंगे? लॉजिकली पहला रीजन क्या बनता है? यही कि वो मीट या बोन्स को कट करते होंगे, जिनका उन्होंने, उन जानवरों का जिनका उन्होंने शिकार किया हो। दूसरा रीजन, इन स्टोन से वो टूल्स बनाते होंगे, मतलब अपने हथियार वगैरह बनाते होंगे। ओके, अपने वेपन्स वगैरह बनाते होंगे।
तीसरा, स्टोन से बने हुए जो उनके टूल्स थे, ओके, उनका वो और क्या यूज करते थे? तो वो यूज करते थे टू स्क्रैप हाइट्स एंड बार्क। हाइट्स का मतलब क्या होता है? एनिमल्स की स्किन। और बार्क का मतलब क्या होता है? बार्क का मतलब होता है ट्रीज की स्किन। ओके, हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि ट्रीज की जो बार्क होती थी, स्पेशली ब्रीच की, उससे मैन्युस्क्रिप्ट्स बनते थे। तो वो कभी कभार पेड़ की छाल भी लेते थे और एनिमल्स की खाल भी लेते थे, और इनसे वो क्या बनाते थे? अपने क्लोथ्स बनाते होंगे। ओके, अच्छा, इन स्टोन से बने हुए इन टूल्स का वो और क्या यूज करते होंगे? अब समझो, आपको रेडिश पता है? रेडिश मतलब गाजर, बीटरूट, या फिर पटैटो, या फिर स्वीट पटैटो, ये सारी है ना अर्थ के नीचे ग्रो होते हैं। इट मे बी पॉसिबल टू डीग सम रूट्स, मतलब खुदाई के लिए भी उन्हें यूज करना पड़ते होंगे कुछ टूल्स। ओके, तो डिगिंग, और उसके बाद भाई अगर वो क्लोथ्स बना रहे हैं तो वो किसी ना किसी चीज से तो स्टिच करते होंगे ना उनको, तो स्टिचिंग के लिए भी वो इन टूल्स को यूज करते थे। अब रही बात कि भाई वो वुड का क्या यूज करते होंगे, तो आर्कियोलॉजिस्ट को कई वेपन्स ऐसे मिले जिनके हैंडल्स जो थे ना वो वुड या बोन से बने हुए होंगे, लेकिन उनके ऊपर का जो मेन हथियार है वो किससे बना हुआ है? स्टोन से बना हुआ है। तो इस तरह से यूज होता था पहला तो वुड का। उसके बाद दूसरा, इट वॉज अ गुड सोर्स ऑफ फायर। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फायर। या फिर टू मेक हट्स, मतलब क्या? रहने के लिए, मे बी वो घर बनाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई हंटर्स और गैदरर्स ने अब रहना भी शुरू कर दिया था, तो वो कहां रहते होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है ना, क्या लगता है वो कहां रहते होंगे? आपकी सबकॉन्टिनेंट, आपके बुक में यह बताया गया है, एक क्वेश्चन है, चूजिंग अ प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका? चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। चलो ये हमने मान लिया सर कि वो रहते थे, लेकिन कहां रहते होंगे? इन पर्टिकुलर सबकॉन्टिनेंट्स में वो कहां रहते होंगे? तो आपके पेज नंबर 13 में एक मैप दिया हुआ है, देखिए। आपको मैप ओपन करना है, ये मैप है ना, मैप 2, आपको उसे ओपन करना है। अब इस मैप 2 पर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ साइट्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी? आपको कुछ साइट्स दिखेंगी। ओके गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई लव माय कंट्री अ लॉट एंड आई अपोलोजाइज कि मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, इसके लिए मे बी मैं मैप बना नहीं पाता हूं, बट मैं इसे सुधार दूंगा धीरे धीरे। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इंडिया, फिर आवर सबकॉन्टिनेंट, तो इसमें देखिए आपको ना हंटर्स एंड गैदरर्स जहां पर रहते होंगे वहां पर आपको कुछ साइट्स के बारे में आपको बताया हुआ है। साइट्स, अच्छा ये साइट्स क्या होती हैं? ये साइट्स क्या होती होंगी? साइट्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर रिमेन्स होते हैं। ये याद रखना, रिमेन्स किन किन चीजों के होते होंगे? या तो टूल्स के होते होंगे, या तो फिर बिल्डिंग्स के होते होंगे, या फिर कोई और चीज जिनको ये हंटर गैदरर्स यूज करते होंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें जहां से मिलती है ना उन्हें हम साइट्स कहते हैं। मतलब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जिन जगहों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन जगहों पर वो खुदाई कर कर सामान को ढूंढ रहे हैं, उन जगहों को हम कहते हैं साइट्स। और उन जगहों से हमें जो चीजें मिलती है उन्हें हम कहते हैं सोर्सेस।
मतलब आर्कियोलॉजिस्ट एक साइट पे गए, एक जगह पर गए, ठीक है, वो साइट है, ठीक है, गार्डन में गए, वो साइट है, और उस गार्डन में उनको वेपन मिल गया, तो ये क्या है, ये वेपन है सोर्स, और ये जो जगह है वो है साइट। इतना क्लियर है? ओके। तो कई बार ये जो साइट्स है या फिर ये जो रिमेन्स है, ये पता है कहां होता है, ये कई बार या तो अर्थ की सरफेस पर हो सकता है, या तो अंडर द अर्थ सरफेस हो सकता है, कई बार तो ये अंडर वाटर भी होता है। तो सोचो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कितनी मेहनत करते हैं इन चीजों को ढूंढने में और हमारी हिस्ट्री को जानने में और पढ़ने में और समझने में। वेल, ऐसी ही कुछ साइट्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलती है, ऐसी बहुत सारी साइट्स है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 3 ही दी हुई है, तो हम सिर्फ इन 3 ही साइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज भीमबेटका, ओके, जो प्रेजेंटली मध्य प्रदेश में है। द सेकेंड वन इज कुरनूल, जो प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश में है। एंड द थर्ड वन इज हुंसी, जो कि एट प्रेजेंट कर्नाटक में है। इतना क्लियर है? ओके। अब इन साइट्स के बारे में क्या विशेषताएं हैं, इन साइट्स की विशेषताएं क्या होंगी? तो देखो, ये जो तीनों साइट्स है ना, ये पैलियोलिथिक साइट्स है, ये पैलियोलिथिक साइट्स है। अब पैलियोलिथिक साइट्स क्या होती है या फिर पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, ये हम बाद में जानेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, छोटा है अभी बहुत, ठीक है। हाँ, सो भीमबेटका से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला? जब वो भीमबेटका पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले चीज तो ये दिखी कि वहां पर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन अवेलेबल है, ओके। सेकेंड थिंग, इट वॉज नियर नर्मदा रिवर, मतलब हमारे जो हंटर्स गैदरर्स थे वो ऐसी जगह पर रह रहे थे जहां पर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन अवेलेबल हो और दूसरा वाटर सोर्स अच्छा हो, ठीक है। भीमबेटका की केव्स में, भीमबेटका के जो केव्स है ना, वहां पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पेंटिंग्स मिली। ये जो पेंटिंग्स है ये इतनी परफेक्टली ड्रॉ की हुई है कि आर्कियोलॉजिस्ट को देखकर ही पता चलता है कि ड्रॉ करने वाला क्या कहना चाहता था, ठीक है। और ऐसी केव्स सिर्फ भीमबेटका में नहीं मिली है, बल्कि इसके आसपास कई ऐसी केव्स थी, मतलब मोस्टली मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सदर्न साइड में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सदर्न साइड में ऐसी बहुत सारी केव्स मिली है, ओके। कुरनूल केव्स के बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला? यहां पर उन्हें एशिस मिली हुई है, मतलब राख मिली हुई है। और अगर राख मिली है तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि वहां पर जरूर फायर का इस्तेमाल किया गया होगा, फायर का यूज किया गया होगा। अगर फायर का यूज किया गया है तो जेन्युइनली फायर का यूज क्यों किया होगा? सबसे पहले टू रोस्ट मीट, जिन जानवरों को उन्होंने पकड़ा होगा उन्हें पकाने के लिए। दूसरा, लाइट के लिए। तीसरा, टू स्केयर एनिमल्स, मतलब वहां पर जो जंगली जानवर होते हैं उनको डराने के लिए भी तो उन्होंने फायर का यूज किया होगा, है ना। तो बस फिलहाल हम चैप्टर यहीं पर ये स्टॉप करने वाले हैं। चलो काम करते हैं, एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद स्टॉप करते हैं, ओके। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, ओके। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? देखिए, पैलियोलिथिक ये जो वर्ड है ना, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कौन सा? सबसे पहले तो पैलियो और दूसरा लिथोस। ये दोनों कौन से वर्ड है?
ग्रीक वर्ड्स है। ओके, पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड, और लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। मतलब पैलियोलिथिक एक तरह का एज है, ठीक है, जो कैसे शुरू होता है? यूं समझ लीजिए कि आज हम यहां रह रहे हैं 2024 में। ओके, तो आज से लगभग लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो का जो टाइम है, वहां से एक टाइम शुरू होता है और वो खत्म कहां पर होता है? आज से 12,000 ईयर्स पर खत्म होता है। तो इस टाइम को ना पैलियोलिथिक टाइम कहते हैं। ओके, और पैलियोलिथिक ये जो वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पैलियो एंड लिथोस। उनका मतलब क्या होता है? ओल्ड एंड स्टोन रिस्पेक्टिवली। सो ओल्ड और स्टोन, इससे हमें क्या पता चलता है? ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है इस एज की या इस टाइम की रिक्वायरमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट थी स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये हो गया पैलियोलिथिक टाइम। अब मैं आपको बताता हूं कि पैलियोलिथिक टाइम जो है ना, वो आगे चलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट इज अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। और इसी पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस की 99% हिस्ट्री कवर होती है। तो ये तो हो गया भाई पैलियोलिथिक। सो 12,000 ईयर्स के बाद क्या होता है? 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स का जो टाइम है ना, वो है मिसोलिथिक पीरियड। मिसोलिथिक का मतलब क्या होता है? मिसो का मतलब होता है मिडिल और लिथोस मतलब मिडिल स्टोन एज। तो इसमें क्या होता है? इस टाइम पर सबसे पहले तो एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले। ओके, दूसरा यहां पर माइक्रोलिथ्स यूज होते हैं। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? माइक्रोलिथ्स आर द टाइनी स्टोन टूल्स। मतलब छोटे छोटे स्टोन के छोटे छोटे टूल्स। यूं समझ लो कि कोई हैंडल है, ये वुड का हैंडल है, ठीक है, इस पर उन्होंने स्टोन का एक हथियार लगा दिया, तो उसे स्टिच करने के लिए हो सकता है कि वुड का यूज कर लिया या स्टोन का यूज कर लिया, एकदम छोटे छोटे टूल्स, ठीक है। तो मतलब ये डेवलप हो रहा था, और ये कहां डेवलप हो रहा था? मिसोलिथिक एज में डेवलप हो रहा था। इतना क्लियर है? और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर एनवायरमेंट चेंज हो रहा था। इसके बाद का जो टाइम है ना, वो नियोलिथिक पीरियड है। नियोलिथिक पीरियड का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली एक न्यू स्टोन एज। सो आपका ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इसका ये पहला पार्ट में खत्म करने से पहले आपको एक होमवर्क दे देता हूं। प्लीज ओपन योर पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर जो मैप है ना, आपको ये होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम आएगा। इसको मैप रीडिंग कहते हैं। और इसमें आपको क्या करना है? इसमें ना देखिए, आपको ये एज समझ में आ गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो यहां पर ना कुछ पैलियोलिथिक साइट्स दी हुई है, कुछ मेसोलिथिक, कुछ नियोलिथिक साइट्स दी हुई है। आपको इन सभी साइट्स को ना बाइफरगेट करना है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में वो साइट्स कहां आती है, ये आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। क्योंकि हमें आगे जो हम कंटिन्यू करने वाले ना, उसमें हमें लगने वाला है ये सब। सो लेट अस स्टॉप हियर।